हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। हमने डायबिटीज़ मेलाइटस में आखिरी क्लास के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग और कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझें। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मीन्स काफ़ी सालों से अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो ऐसे केस में उसके अंदर क्या अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। मीन्स जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट था, काफ़ी सालों तक डायबिटीज़ रहा और आगे चलकर उसे हार्ट अटैक हो जाता है, कभी उसे हाइपरटेंशन की समस्या रहती है, कभी उसे किडनी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये सभी हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब बात करें कि डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। हम इसके कॉम्प्लिकेशन को मेजर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और दूसरा हो सकता है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। अब एक्यूट एंड क्रॉनिक का अंतर समझें। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में अंतर यह है, मेन डिफरेंस की बात करें तो एक्यूट मीन्स जो कि डायबिटीज मेलाइटस के दौरान ट्रीटमेंट फॉलो करने के दौरान अचानक से लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंदर आएगा। और अगर काफी लंबे समय तक बीमारी रहने पर धीरे धीरे डेवलप होने वाली कंडीशन को, डेवलप होने वाली प्रॉब्लम को हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब बात करें एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आते हैं, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में मेनली 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। पहला एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और तीसरा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है HHNS। HHNS का मतलब समझे, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। हमने यहां पर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में 3 नाम लिखे हैं। पहला हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मीनिंग होता है व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम ब्लड शुगर लेवल का हो जाना, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। DKA का मतलब होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यहां इतना क्लियर कर लें, ये हम इन सब के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं, देन हम इनके बारे में डिटेल भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर नाम को समझें, DKA का मतलब होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और तीसरा होता है HHNS दैट इज हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। पहले H का मतलब है हाइपरग्लाइसेमिक, दूसरे H का हाइपर ऑस्मोलर, N का मतलब नॉन कीटोटिक और S का मतलब सिंड्रोम। तो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होता है। ये 3 एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करें क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और दूसरे होते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अब यहां पर हमने 2 नाम लिख दिए, माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर। मीनिंग ये है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मीन्स अगर लार्ज ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसे हम मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे, और स्मॉल कैपिलरीज में, स्मॉल ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसे हम माइक्रोवेस्कुलर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब माइक्रो में और मैक्रो में क्या क्या आते हैं उनको हम यहां आगे डिस्कस करते हैं कि माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या पॉइंट है और मैक्रोवेस्कुलर में क्या क्या होते हैं। तो यहां माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और दूसरे होते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अब माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में पहला होता है दैट इज डायबिटिक रेटाइनोपैथी। पहला डायबिटिक रेटाइनोपैथी, दूसरा डायबिटिक न्यूरोपैथी, और तीसरा होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी।
तो यहाँ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हमने 3 नाम लिखे हैं। पहला डायबिटिक रेटाइनोपैथी, दूसरा डायबिटिक न्यूरोपैथी और तीसरा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब यहाँ पहले इधर मैक्रोवेस्कुलर के भी नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनका मीनिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स जैसा कि हम डायबिटीज मेलाइटस डिसऑर्डर के अंदर ही पढ़ चुके हैं कि अगर डायबिटीज मेलाइटस होगा तो ऐसे केस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़कर अगर वह ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगेगा तो ऐसे केस में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद इस पेशेंट में हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्टीफनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स देयर इज चांसेस ऑफ द हाइपरटेंशन। देन हम बात करें इस पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने की भी संभावना है, मीन्स हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। स्ट्रोक मीन्स सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए होने की संभावनाएं हैं। तो ये हो गए मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और ये थे हमारे माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया, आज का टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर 3 नाम, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन केटोटिक सिंड्रोम। देन क्रॉनिक के अंदर 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन, एक माइक्रोवेस्कुलर एक मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रो के अंदर फिर 3 नाम, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटाइनोपैथी। और यहां पर भी हमने 3-4 नाम लिखे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड स्ट्रोक। अब यहां हम समझें डायबिटिक रेटाइनोपैथी का मतलब क्या होता है। जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 5-7 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं डायबिटीज मेलाइटस हुए, अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है और बार बार इस मरीज में शुगर का लेवल बढ़ता है तो रेटाइना के अंदर पाई जाने वाली जो माइनर कैपिलरीज हैं उनके अंदर ग्लूकोज के एक्सेसिव होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की वजह से उनका फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे पेशेंट के अंदर विजुअल डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं और उसे हम बोलते हैं डायबिटिक रेटाइनोपैथी। रेटाइनो मतलब यहां रेटिना का जिक्र हो रहा है, मीन्स 5-10 सालों से अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो आगे चलकर उसे देखने में प्रॉब्लम होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, दैट इज नोन एज डायबिटिक रेटाइनोपैथी। ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से, और साथ ही साथ एक्सेसिव ब्लड शुगर लेवल की वजह से। तो पहला विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है हमारे डायबिटिक रेटाइनोपैथी के अंदर। दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मींस जो दूर दूर तक पहुंचने वाली नर्व्स जो हैं उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और एक्सेसिव शुगर लेवल की वजह से उनका फंक्शन भी डिस्टर्ब होने लगता है, नर्व सेंसेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। मींस दिखाई नहीं देना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, दैट इज डायबिटिक रेटाइनोपैथी। पेरिफेरल सेंसेशन डिस्टर्ब्ड होना, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब होता है कि डायबिटीज के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने और लगातार शुगर ज्यादा होने की वजह से किडनी की फंक्शनिंग एबिलिटी भी डिस्टर्ब होने लगती है, किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब होने लगते हैं, सीकेडी के चांसेस बनते हैं। सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज, और इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं, जिसमें किडनी डिसफंक्शन वाले सिम्टम आने लगेंगे। यहां विजुअल डिस्टर्बेंस, यहां पेरिफेरल सेंसेशन डिस्टर्बेंस और यहां किडनी फंक्शन डिस्टर्बेंस, इसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, एमआई। ये सब आप कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब के बारे में डिटेल्ड जानकारी आने वाली है। मीन्स हाइपरटेंशन क्यों होता है, हार्ट अटैक क्या है, कितने प्रकार का है, क्यों आता है, ये सब पॉइंट डिटेल में आप कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। और स्ट्रोक जो है, जिसे हम सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या जिसे हम ब्रेन अटैक बोलते हैं, जिसे हम लकवा का अटैक बोलते हैं, यह स्ट्रोक जो है यह नर्वस सिस्टम का, जब हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे तो ये डिसऑर्डर भी नर्वस सिस्टम में डिटेल में आने वाला है। यहां इतना पता रखना है कि डायबिटीज वाले में लकवा होने के चांसेस हैं, मींस पैरालिसिस का अटैक होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एमआई हार्ट अटैक आने की संभावना है। इसके अलावा
हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है और एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। तो ये हो गए हमारे माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर। अब ध्यान दें, इस टॉपिक में हमने काफी कुछ जानकारी डिस्कस की। अब आगे हम डिटेल में क्या डिस्कस करेंगे वो समझ लें। क्लासिफिकेशन में हमने जितने नाम लिखे उनमें एक्यूट वाले जो 3 नाम हैं, पहला हाइपोग्लाइसीमिया, डीके और एचएचएनएस, इन सब के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में मीन्स पूरा होने के कारण क्या है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने जो जानकारी डिस्कस की है उतनी आपको याद रखनी है। इनके बारे में और डिटेल विस्तृत जानकारी हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जो खास खास था वो हमने पढ़ा कि इसमें विजुअल प्रॉब्लम, पेरिफेरल सेंसेशन डिस्टर्ब्ड, किडनी फंक्शन डिस्टर्बेंस, और ये सब हमारे मेडिकल सर्जिकल की डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आने वाले हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे सबसे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में पहला नाम जो था हमारा, द फर्स्ट इज हाइपोग्लाइसीमिया। पहला नाम था हाइपोग्लाइसीमिया। अब इस हाइपोग्लाइसीमिया को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, हाइपोग्लाइसीमिया का मीनिंग क्या है? तो सीधा आंसर होगा, व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 60 mg per deciliter then it is called hypoglycemia. What is normal sugar level? तो आपसे नॉर्मल शुगर लेवल पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए द नॉर्मल शुगर लेवल इज 70 to 110 mg per deciliter। अब याद करें कि डायबिटीज की गाइडलाइन में तो हमने थोड़ा अलग पढ़ा था कि 70 to 99 को ही हमने नॉर्मल माना था, 100 to 125 को प्री डायबिटिक माना था। वो डायबिटिक गाइडलाइन में जरूर है। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाए बिना डायबिटिक गाइडलाइन के बारे में जिक्र किए कि व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, देन योर आंसर विल बी 70 to 110 mg पर डेसीलीटर। 70 से 110 mg पर डेसीलीटर जो है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है। और अगर इसमें डिक्रीमेंट आते हुए अगर यह 60 mg पर डीएल से कम होता है तो उससे हम हाइपोग्लाइसीमिया कंसीडर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया इस डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में क्यों हो रहा है। हम डिस्कस करें उससे पहले एक जानकारी समझ लें कि बहुत ही कॉमन सा सवाल एग्जाम में कई बार आया भी है और 99% लोग उसमें गलत आंसर करके आते हैं। सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन इन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के मरीज में मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ऑप्शंस होंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, इस तरह से 3-4 ऑप्शन होंगे। वहां पर 99% लोग यही मानेंगे कि अगर डायबिटीज मेलाइटस है, शुगर की बीमारी है, तो उस केस में शुगर बढ़ेगा, दैट इज कॉमनली अकर्स। लेकिन यह गलत है। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम जरूर है, मींस डिजीज में लक्षण जरूर दिखाई देता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की बात अगर करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया आने वाला है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं आएगा। तो फिर ये डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, क्या रीजन रहे होंगे जिस वजह से पेशेंट अचानक हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है। तो हम यहां पर उन रिस्क फैक्टर का जिक्र करने वाले हैं कि व्हाट रिस्क फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इन दिस डायबिटिक पेशेंट। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। अब रिस्क फैक्टर में सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो यह है इंक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन। पहला रिस्क फैक्टर लिख दिया, इंक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन। मीन्स सिंपल सा पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट को खाना खाने से पहले 10 यूनिट इंसुलिन लगाने के लिए कहा गया था और उसने 10 की बजाय 20 यूनिट इंसुलिन लगा दिया, तो फिर पेशेंट कौन सी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है? फिर पेशेंट अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो पहला रीजन तो यह हो गया कि इंक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन अगर लिया जाए तो यह रीजन होगा हाइपोग्लाइसीमिया का। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है स्किप द मील आफ्टर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां इस दूसरे रीजन को समझें। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था
कि जब किसी पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, जब भी उसे एडवाइस किया गया है, चाहे मॉर्निंग में लेने को कहा गया है, आफ्टरनून में लेने को कहा गया है, नाइट में, जब भी पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, हमेशा उसके लिए एक एडवाइस होती है कि आपको अगले 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ फूड इंटेक करना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। वरना क्या होगा, वरना जैसे ही इंसुलिन दिया जाएगा, जब वह धीरे धीरे अपने पीक एक्शन पर आएगा और अचानक से मरीज के हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हमेशा एक पेशेंट के लिए एडवाइस ये रहती है कि जब भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाए, उसके बाद तुरंत खाना खा लेना चाहिए। अब आती है बात कि अगर पेशेंट ने खाना स्किप कर दिया है, मीन्स खाना नहीं खा पाया है, ऐसे केस में क्या होगा, इफ द स्किप द मील आफ्टर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा है और खाना भी अगर स्किप कर दिया है, खाना अगर नहीं खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अचानक से पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस रहने वाले हैं। मीन्स पहला रीजन तो ये था कि 10 यूनिट्स कहा था, 20 यूनिट्स लगा दिया, दैट इज इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन, दैट मे बी अ रीजन फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया। और दूसरा ये है कि 10 यूनिट्स प्रेस्क्राइब्ड था, 10 यूनिट ही लगाया है लेकिन खाना नहीं खाया है, तो ये 10 यूनिट होने के बावजूद भी यह हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकता है। और इसके अलावा तीसरा रिस्क फैक्टर हो सकता है, दैट इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी कैसी मान सकते हैं, दैट इज एक्सेसिव एक्सरसाइज मे बी अ रीजन फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया। अब एक्सेसिव एक्सरसाइज से क्या मतलब है वो समझें। एक्सेसिव एक्सरसाइज का मतलब ये है, हमने जब मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पढ़ा, उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज करता है, जब फिजिकल एक्टिविटीज करता है, तो उससे उसका एंट्री ऑफ शुगर इनटू द सेल्स बढ़ जाता है, शुगर की सेल में एंट्री बढ़ जाती है। अब अगर हम यहां पर कहें कि पेशेंट एक्सेसिवली एक्सरसाइज कर रहा है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से जो ग्लूकोज है वो सेल्स में एंटर करने वाला है, एनर्जी जनरेट करने वाला है, जिससे ब्लड में अचानक से शुगर का लेवल ड्रॉप हो सकता है, और दैट कंडीशन इज नोन एज द हाइपोग्लाइसीमिया। मींस एक्सरसाइज करना ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देता है। सिंपल पॉइंट में समझें, एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, वहीं पर अगर पेशेंट एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो अचानक से बहुत एक्सेसिव मात्रा में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, जिससे अचानक से ब्लड शुगर लेवल में कमी देखने को मिल सकती है, एंड दैट इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहां पर हमने लिखा कि ये 3 रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। पहला इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन, दूसरा मिस्ड मील या फिर स्किप्ड मील आफ्टर द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, या तीसरा एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अब टाइप्स किस आधार पर डिवाइड किए गए हैं वो भी समझें। यहां पर टाइप्स को डिवाइड करने का आधार है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, मींस सीवियरिटी के बेसिस पर हमने हाइपोग्लाइसीमिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, और सीवियरिटी के बेसिस पर अगर डिवाइड किया जाए तो कितने टाइप्स हो सकते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया, और तीसरा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो 3 नाम क्लियर रखें। According to severity, hypoglycemia is of 3 types. First is the mild hypoglycemia, second moderate, और third severe hypoglycemia. सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे, when the blood sugar level is less than 60 mg per deciliter, अगर 60 से कम है तो उससे हम माइल्ड कहेंगे। मॉडरेट कब कहेंगे, तो मॉडरेट हम बोलने वाले हैं व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 40 mg पर डेसिलीटर, लेस देन 40 mg पर डेसिलीटर, इट इज कॉल्ड मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। और हमारा तीसरा टाइप होता है दैट इज द सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। और सीवियर कब बोलने वाले हैं, व्हेन द ब्लड शुगर लेवल is less than 20 mg per deciliter, then it is considered as the severe hypoglycemia. तो यहां पर 3 हमने टाइप्स डिवाइड कर दिए, और तीनों टाइप्स में कितना शुगर रेंज होने पर हम उसे कौन सा टाइप मानेंगे वो डिस्कस किया। माइल्ड बोलेंगे 60 से कम हो लेकिन 40 से ज्यादा हो, क्लियर।
मॉडरेट कब कहेंगे? 40 से कम हो लेकिन 20 से ज्यादा हो। और सीवियर कब कहेंगे? अगर 20 से भी कम है तो उसे हम सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया बोलने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर सिवियरिटी के आधार पर हमने 3 टाइप्स डिवाइड किए हैं, तो तीनों पेशेंट्स के अंदर दिखाई देने वाले सिम्टम्स भी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो जवाब यही होगा कि तीनों पेशेंट में दिखाई देने वाले सिम्टम भी डिफरेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया में दिखाई देने वाले सिम्टम। तो हम डिस्कस करते हैं पहला माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड हमने कब कंसीडर किया था? व्हेन द शुगर लेवल इज लेस देन 60 mg पर डेसीलीटर। सिम्टम क्या आएंगे वो समझें। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के केस में असेसमेंट फाइंडिंग कहें, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज द डायफोरेसिस। क्या सिम्टम होने वाला है? डायफोरेसिस अर्लीस्ट सिम्टम है, मीन्स अचानक से पसीने आ जाना, ये हमारा अर्लीस्ट सिम्टम दिखता है हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट में। जब भी शुगर लेवल कम होगा पेशेंट फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में आएगा। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स मींस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पसीने आने लगते हैं, पल्स रेट बढ़ने लगती है, मींस डायफोरेसिस, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस, ये सभी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के केस में। वापस से डिस्कस कर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन ले। व्हेन द शुगर लेवल इज लेस देन 60 mg पर डेसीलीटर बट मोर देन 40, मींस अगर 45 है, 50 है, 55 है तो उसे हम माइल्ड में कंसीडर करेंगे। और जब माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो अर्लीस्ट सिम्टम मींस जब भी पेशेंट शुगर लेवल 60 से नीचे जाएगा, सबसे शुरुआती लक्षण, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया दैट इज द डायफोरेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, दिल्ली एम्स के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया, देन द आंसर इज द डायफोरेसिस। देन हमने बात कही डायफोरेसिस के होने का रीजन क्या है, ये अगर पूछा जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि जब पेशेंट में शुगर का लेवल कम होता है तो यह उसकी बॉडी के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक के एक्टिवेट होने की वजह से ही डायफोरेसिस होना, टेकिकार्डिया होना, पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन और नर्वसनेस जैसे सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हो गया माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब बात करेंगे मॉडरेट के बारे में। दूसरा टाइप है हमारा मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया। अब मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे? व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 40 mg पर डेसीलीटर। 40 से कम तो है लेकिन 20 से ज्यादा है, मींस 25, 30, 35 इस रेंज में अगर ब्लड शुगर लेवल मिलता है तो उसे हम मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में मानने वाले हैं। अब मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में सिम्टम्स क्या होंगे इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया व्हेन शुगर लेवल फर्दर डिक्रीजेज और नीचे की तरफ गिरता है, तब पेशेंट के अंदर हमें हेडेक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है, डिस्टर्ब्ड कंसंट्रेशन देखने को मिल सकता है, एंड अल्टर्ड एलओसी भी देखने को मिल सकता है। अल्टर्ड एलओसी का भी मतलब समझें। अल्टर्ड एलओसी, यहां एलओसी का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगी मीन्स उसका ध्यान केंद्रित नहीं रह पाएगा, ध्यान फिक्स नहीं रह पाएगा। यहां पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स व्यक्ति का अनकॉन्शियस हो जाना, वो हमें मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं दिखता है। तो हमने केवल उसके कॉन्शियसनेस के लेवल के थोड़े डिस्टर्ब होने मीन्स थोड़े अल्टर्ड होने का जिक्र किया है। इसके अलावा डिस्टर्ब्ड कंसंट्रेशन, किसी
टॉपिक की तरफ, किसी वस्तु की तरफ उसका ध्यान प्रॉपरली कंसंट्रेटेड नहीं रह पाएगा। इसके अलावा हेडेक देखने को मिलेगा और डिप्लोपिया, सिर दर्द होगा। और डिप्लोपिया मींस डबल विजन देखने को मिलता है, वस्तुएं डबल दिखती हैं, क्रॉस आईज की तरफ दिखने लगती हैं, उसे हम डिप्लोपिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया में सिम्टम दिखेंगे। यहां ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, तो यहां ध्यान रखना है कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसे न्यूट्रिएंट सप्लाई के तौर पर, जिसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए केवल और केवल ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो यहां अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलने की स्थिति में यहां पर इस प्रकार के सिम्टम, ब्रेन डिसफंक्शनिंग वाले लक्षण दिखाई देंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, और हमारा तीसरा प्रकार का हाइपोग्लाइसीमिया होता है दैट इज द सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। थर्ड टाइप है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कब मानते हैं? व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 20 mg पर डेसीलीटर। मीन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हम तब कंसीडर करेंगे जब शुगर लेवल 20 से भी कम जाने लगे, तो उससे हम सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। अब बात करते हैं इस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में दिखाई देने वाले सिम्टम्स के बारे में। क्या सिम्टम्स आ सकते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में? यहां शुगर लेवल और फर्दर लो हो रहा है, जिसमें कि ब्रेन के फंक्शनिंग और ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं। इस कंडीशन में पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट्स में सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, एंड देयर इज चांसेस ऑफ द डेथ। मींस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के केस में पेशेंट बेहोश होने लगता है, अनकॉन्शियस हो जाएगा, सीजर्स आ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, और डेथ होने के चांसेस हैं। तो ये हमारे सिम्टम हो गए सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के। अब बात करते हैं, हमने तीनों टाइप के बारे में डिस्कस किया कि शुगर लेवल कितना रेंज होने पर हम कौन सा टाइप कहेंगे, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि उन अलग अलग शुगर रेंज पर पेशेंट में क्या क्या सिम्टोमेटिक अपीयरेंस दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा कोई सा भी टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोस होता है, अगर शुगर लेवल चेक करने पर हमें पता लगता है कि कोई विशेष प्रकार का हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा, उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो यहां हम तीनों के लिए मैनेजमेंट वाला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के केस में पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। सिम्टम आपके सामने लिखे हुए हैं, डायफोरेसिस, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस है, हाइपरटेंशन, ये सब सिम्टम है। पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, तो आंसर यही होगा कि सर पेशेंट होश में तो है, कॉन्शियस तो है, उसे सिम्टोमेटिक अपीयरेंस जरूर है, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है। ऐसे केस में शुगर लेवल में इंप्रूवमेंट लाने के लिए लगभग 10 से 15 ग्राम, 10 to 15 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट हम पेशेंट को खिलाने वाले हैं। क्या खिलाने वाले हैं? 10 to 15 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट। अब कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है? हम इस पेशेंट को अचानक शुगर लेवल में इतनी कमी आने पर उसे हम रोटी नहीं खिलाने वाले हैं। रोटी से भी ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन उसमें कंसंट्रेटेड नहीं है। रोटी जाएगी, उसको पचने में समय लगेगा, एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में टाइम ना लगे, इसके लिए हम चाहते हैं कि उस पेशेंट को कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट दें। कंसंट्रेटेड मतलब शुगर कैंडी खिला दिया जाए, मीन्स कोई शुगर की चॉकलेट है, कोई आपकी मिश्री का टुकड़ा है, उसे हम डायरेक्टली दे दें ताकि उसमें डाइजेशन में ज्यादा समय वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। इसके लिए हम 10 से 15 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। आप ग्लूकॉन डी वाला पाउडर पानी में मिला के तुरंत पिला सकते हैं, आप इमीडिएटली ऑरेंज जूस पिला सकते हैं, आप पेशेंट को शुगर कैंडी खिला सकते हैं। ये आप 10 to 15 ग्राम लगभग कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली ओरल रूट से देने वाले हैं। ये हमारा मैनेजमेंट होता है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया का। अब बात करते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर पेशेंट में शुगर का लेवल लेस देन 40 हो गया है तो फिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब पेशेंट को आईवी डेक्सट्रोज देना चाहिए या ओरल रूट से ही डेक्सट्रोज देना चाहिए। तो यहां पर भी हमारा वही पॉइंट बीच में आएगा कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है।
पेशेंट होश में है कि बेहोश है, तो यहां पर हमें सिम्टोमेटिक अपीयरेंस लिखा है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा अल्टर्ड जरूर हुआ है, उसका ध्यान थोड़ा भटक गया है, उसका कंसंट्रेटेड माइंड नहीं रह पा रहा है, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस जरूर है, वह अनकॉन्शियस नहीं हुआ है। तो यहां पर भी मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए भी हम ओरल रूट से ही कार्बोहाइड्रेट देने वाले हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डोज जो होगा वो होगा लगभग 20 to 30 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट देने वाले हैं। तो यहां मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट होता है 20 to 30 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, दैट इज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। इस पेशेंट में मैनेजमेंट का अगर हम जिक्र करें तो क्या इस पेशेंट को ओरल रूट से डेक्सट्रोज दे पाना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? तो यहां ऑप्शंस लिखे गए हैं, मींस सिम्टम लिखे गए हैं इस पेशेंट के। पेशेंट अनकॉन्शियस है, सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में है, तो ऐसे केस में हम इसे ओरल रूट से ग्लूकोज नहीं देने वाले। ओरल रूट से दे भी देंगे, उसका माउथ ओपन करके अगर हमने शुगर कैंडी रख भी दिया तो क्या होगा? देयर इज चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बिकॉज द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। एस्पिरेशन के चांस रहेंगे क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो अब इस पेशेंट के अंदर हमें मैनेजमेंट का एक ही तरीका रहने वाला है, दैट इज द आईवी डेक्सट्रोज थेरेपी। अब इस पेशेंट के अंदर हम आईवी डेक्सट्रोज थेरेपी देने वाले हैं। अब आईवी डेक्सट्रोज कौन सा देना है और कितना देना है? तो अगर आप इस पेशेंट के लिए D25 की बोतल काम में ले रहे हैं तो आपको इमीडिएटली 100 ml इन्फ्यूज करना है, और अगर आप D50 की बोतल काम में ले रहे हैं तो आपको इमीडिएटली 50 ml ट्रांसफ्यूज करना होता है। अब इसका मीनिंग समझें कि हम ये चाहते हैं कि अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो आईवी रूट से डेक्सट्रोज दिया जाए, और आईवी रूट से डेक्सट्रोज कितना दिया जाए? लगभग 25 ग्राम दिया जाए। अब अगर आप 25 ग्राम आईवी डेक्सट्रोज देना चाहते हैं और आपके पास बोतल है D25 की, अब सभी ने D25 की बोतल देखी होगी, 100 ml की बोतल आती है और उसमें 25% ग्लूकोज होता है, मीन्स 25% ग्लूकोज है, मीन्स 100 ml सॉल्यूशन में 25 ग्राम ग्लूकोज डाला गया है। तो अगर हमें 25 ग्राम देना है तो हम उसका D25 वाली बोतल का 100 ml इन्फ्यूज करने वाले हैं। वहीं हमारे पास D25 की बजाय D50 है, जिसमें कि 100 ml के अंदर 50% ग्लूकोज मिला हुआ है। तो हमें देना कितना है? मरीज को देना है 25 ग्राम। हमारे पास 100 ml में कितना है? 50 ग्राम है। तो हम उस 100 ml में से केवल कितना लगाने वाले हैं? हम 50 ml D50 वाला सॉल्यूशन इन्फ्यूज करने वाले हैं पेशेंट में सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए। क्लियर? तो आईवी डेक्सट्रोज के अलावा हमारे पास एक अन्य ऑप्शन हो सकता है, दैट इज इंजेक्शन ग्लूकागॉन। ध्यान दें, इंजेक्शन ग्लूकागॉन भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मीनिंग ये है कि अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया मींस लेस देन 20 शुगर लेवल है, तो अचानक से शुगर लेवल को बढ़वाने के लिए या तो आईवी रूट से डेक्सट्रोज दिया जाए या फिर इंजेक्शन ग्लूकागॉन लगाया जाए। ग्लूकागॉन हम लगाते हैं 0.5 mg और उसे हम इंट्रामस्कुलर रूट से लगाने वाले हैं। कौन से रूट से लगाएंगे? IM रूट से, मींस इंट्रामस्कुलर रूट से 0.5 mg ऑफ इंजेक्शन ग्लूकागॉन हम एडमिनिस्टर करेंगे। ग्लूकागॉन क्या करेगा? तो ग्लूकागॉन बॉडी में जाएगा और जाकर ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्ट टू द इंसुलिन। जहां इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, वहीं ग्लूकागॉन जो होता है वह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इसलिए हम इमीडिएटली इंजेक्शन ग्लूकागॉन भी लगा सकते हैं या फिर हम आईवी डेक्सट्रोज थेरेपी, आईवी रूट से डेक्सट्रोज भी चढ़ा सकते हैं। डेक्सट्रोज देना है तो कितना देना है? 25 ग्राम देना है। 25 ग्राम देने के लिए कौन कौन सी बोतल हो सकती हैं? 2 तरह की बोतल हो सकती हैं इमरजेंसी यूज के लिए। वैसे तो D10 भी होता है, D5 भी होता है, सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन इमरजेंसी यूज के लिए 2 तरह के बोतल हो सकते हैं, D25 का या D50 का। अगर D25 है तो 100 ml पूरा चढ़ाना है, और अगर D50 है तो उसे 50 ml इन्फ्यूज करना होता है।
तो ये हो गया हमारा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट। अब यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा या किस तरह से आएगा वो समझे। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन ए पेशेंट्स ब्लड शुगर लेवल इज 38 mg पर डेसिलीटर विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम कैन अपीयर। मीन्स एक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 38 mg पर डेसिलीटर है, निम्न में से कौन सा सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो इस केस में आपको मॉडरेट वाले सिम्टम याद आएंगे, क्योंकि हमने मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया कब लिखा था, व्हेन द शुगर लेवल इज लेस देन 40। अगर 38 क्वेश्चन में दिया है तो लेस देन 40 है, मींस मॉडरेट वाले सिम्टम हमें ऑप्शंस में देखने हैं कि जो भी मॉडरेट वाला सिम्टम दिखाई देगा वो उस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। दूसरी तरह से क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि यू आर कैरिंग फॉर ए पेशेंट हुज ब्लड शुगर लेवल इज 42 mg पर डेसिलीटर। आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसका ब्लड शुगर लेवल आपको 42 mg पर डेसिलीटर मिलता है। हाउ विल यू मैनेज दिस टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इस पेशेंट में आप मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, या इस प्रकार के हाइपोग्लाइसीमिया को आप कैसे मैनेज करेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं 10 to 15 ग्राम डेक्सट्रोज बाय ओरल रूट, 20 to 30 ग्राम डेक्सट्रोज बाय ओरल रूट, या फिर डेक्सट्रोज या इंजेक्शन ग्लूकागॉन। इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में कहा था कि शुगर लेवल है पेशेंट का 42। तो अब ये किस में जाएगा, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। 10 से 15 ग्राम ग्लूकोज देना है, 20 से 30 ग्राम ग्लूकोज देना है, या फिर आईवी ग्लूकोज देना है। तो यहां 42 है, इसका मतलब लेस देन 40 नहीं है, 40 से कम नहीं है, 40 से ऊपर है। और 40 से ऊपर जो होते हैं और 60 से कम जो होते हैं, 41 से लेकर 60 के बीच वाला शुगर लेवल जो है वह माइल्ड के अंदर आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 10 to 15 ग्राम डेक्सट्रोज या 10 to 15 ग्राम कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट बाय द ओरल रूट। तो इसलिए शुगर वैल्यू दी गई हो तो उसके आधार पर वह कौन से टाइप का हाइपोग्लाइसीमिया है उसको पहले कंफर्म करें, और उसके आधार पर फिर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रीटमेंट पूछा है या सिम्टम्स पूछे हैं, इस आधार पर आपको आंसर करना है। तो यह हो गया हमारा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यह मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, यह भी याद रखना है कि हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वह मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के जितने भी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया रहने वाला है। ये स्टार्ट में हमने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। एक्यूट वाले हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था। एक्यूट वाले में 3 हम पढ़ने वाले हैं। हमने हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेल में पढ़ा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में। तो बात करते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में। DKA अब DKA का मीनिंग भी समझें। DKA का मीनिंग होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यह भी एक प्रकार का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। होने के चांसेस जरूर हैं लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन हमारा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब बात करें कि DKA होता क्या है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अकर्स इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। यह कौन से पेशेंट्स में होता है, इट अकर्स इन द पेशेंट ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 1 अगर हमने लिख दिया है तो तुरंत आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम पेशेंट को रहती है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो बताइए टाइप 1 में क्या होता है, तो दिमाग में ये क्लिक होगा कि टाइप 1 इसके अंदर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, और बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्ट हो जाने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। तो इतना दिमाग में पॉइंट रखें और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि होगा क्या। टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन जो है वह एब्सेंट है, और इंसुलिन एब्सेंट है तो टिश्यूज का जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी।
हमने ये पढ़ा था शुरुआत में, इंसुलिन जब पढ़ा कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करवाने के लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है। इस टाइप फर्स्ट वाले में इंसुलिन एब्सेंट है। अब इंसुलिन एब्सेंट है तो क्या होगा, इंसुलिन एब्सेंट होने पर सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी। अब सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी तो फिर सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगी? बॉडी को सरवाइव करने के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलेगी? तो इंसुलिन के एब्सेंट होने पर इस पेशेंट के अंदर फैट ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होने वाला है? फैट ब्रेकडाउन। अब यहां इस पॉइंट को याद रख लें कि फैट ब्रेकडाउन क्यों हुआ, क्योंकि टाइप फर्स्ट डायबिटीज था। टाइप फर्स्ट डायबिटीज था तो इंसुलिन एब्सेंट था। इंसुलिन एब्सेंट होने से ग्लूकोज की सेल में एंट्री नहीं हो पाई, जिससे सेल्स की एनर्जी डिमांड जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए उन सेल्स ने अपने पास पड़े हुए फैट को ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया। फैट का ब्रेकडाउन करने से क्या बनता है? फैट का ब्रेकडाउन करने से कीटोन बॉडीज बनते हैं, और अगर कीटोन बॉडीज बॉडी में बढ़ने लग जाएं तो यह एसिडिक नेचर के होते हैं और यह एसिडोसिस कॉज करवा सकते हैं। पूरे फ्लो चार्ट को समझें। सबसे पहले डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को अगर समझना है तो इस किस में होता है और क्या क्या घटना उस पेशेंट की बॉडी में होंगी, इस बारे में समझना जरूरी होगा। सबसे पहला पॉइंट, यह किन मरीजों में होता है? तो आंसर होगा कि यह टाइप फर्स्ट के मरीजों में होता है। टाइप फर्स्ट में होता क्या है? टाइप फर्स्ट में इंसुलिन एब्सेंट होता है। इंसुलिन एब्सेंट है तो क्या प्रॉब्लम है? इंसुलिन अगर एब्सेंट है तो इससे ग्लूकोज की सेल में एंट्री नहीं होगी, और ग्लूकोज की सेल में एंट्री नहीं होगी तो फिर फैट का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा फॉर द एनर्जिक डिमांड ऑफ द सेल्स। सेल्स की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा, और फैट ब्रेकडाउन होने से क्या बनने वाला है? कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे, और कीटोन बॉडीज जो होते हैं वह एसिडिक नेचर के होते हैं, और इनका बॉडी में बढ़ जाना एसिडोसिस कॉज करेगा। तो इसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलने वाले हैं। डायबिटिक मींस डायबिटीज के पेशेंट में हो रहा है, कीटो मतलब कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, और एसिडोसिस मींस बॉडी में एसिडोसिस क्रिएट हुआ। और एसिडोसिस क्यों क्रिएट हुआ? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी। कीटोन बॉडीज एसिडिक होते हैं, जितना ज्यादा फैट टूटेगा उतना ज्यादा कीटोन बॉडीज बनेंगे, और जितना ज्यादा कीटोन बॉडीज बनेंगे उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगी, तो पेशेंट में एसिडोसिस होने के चांसेस रहने वाले हैं। क्लियर? तो ये था एक नॉर्मल फ्लो चार्ट कि यह डायबिटिक कीटोसिस होता क्या है और किन में होता है। हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में कि टाइप फर्स्ट के मरीजों में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से डायबिटिक कीटोसिस हो गया है। अब ध्यान दें, हम जो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस के, ये डीके कॉम्प्लिकेशन जो है यह डायबिटीज डायग्नोस होने से पहले नहीं हुआ है। मींस पॉइंट को समझें। मान लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज के लक्षण आ रहे थे। डायबिटीज के लक्षण आ रहे थे तो पेशेंट अस्पताल गया किसी कारण में दिखाने के लिए। ज़्यादा यूरिन आ रहा है, पॉलीयूरिया का सिम्टम है, पॉलीफेजिया का सिम्टम है, वजन बढ़ रहा है, मीन्स ओबेसिटी है। किसी भी कारण से पेशेंट अस्पताल में गया और जांच करवाई और उसमें डायबिटीज मेलाइटस पाया गया। अब डायबिटीज मेलाइटस अगर डायग्नोस हुआ, मान लिया टाइप फर्स्ट का डायबिटीज डायग्नोस हुआ, टाइप फर्स्ट अगर है तो उसे इलाज प्रेस्क्राइब किया होगा, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया होगा। ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब क्या किया होगा? तो आंसर होगा कि सर अगर डायग्नोसिस हो गया है तो टाइप फर्स्ट वाले को इंसुलिन थेरेपी प्रेस्क्राइब किया गया होगा। अब इंसुलिन थेरेपी अगर प्रेस्क्राइब किया गया है तो ऐसे केस में इंसुलिन थेरेपी में उसने क्या मिस्टेक करी है, क्या गलतियां की हैं, जिस वजह से वो अचानक इस घटनाक्रम में चला गया है, इस इंसिडेंस में चला गया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर। दैट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब बात करें रिस्क फैक्टर के बारे में कि ऐसा पेशेंट जिसमें डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोस्ड था और डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोस्ड होने के बाद वह इंसुलिन थेरेपी भी ले रहा था, और इंसुलिन थेरेपी लेने के दौरान उसने क्या गलतियां की हैं या उसके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं जिस वजह से वो डीकेए में चला गया। तो पहला रिस्क फैक्टर तो होता है दैट इज द मिस्ड डोज ऑफ द इंसुलिन। ध्यान दें, पहला होता है मिस्ड डोज ऑफ
इंसुलिन। अब अगर टाइप फर्स्ट डायग्नोस हुआ है, वापस से सुन लें, अगर टाइप फर्स्ट डायग्नोस हो गया है और अगर वो इंसुलिन बाहर से ले रहा है, ध्यान दें, टाइप फर्स्ट डायग्नोस हुआ है और अगर वो इंसुलिन बाहर से ले रहा है तो क्या उसकी बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट वाली प्रॉब्लम क्रिएट होगी? तो जवाब होगा कि सर क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वह बाहर से इंसुलिन ले रहा है। मीन्स मान लिया जाए उसे सुबह, दोपहर, शाम को इंसुलिन लेने को कहा गया है, अगर वो टाइम से इंसुलिन लेता है तब तो उसकी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट रहेगा। इंसुलिन प्रेजेंट रहेगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री भी होती रहेगी और उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड, उनकी एनर्जी डिमांड पूरी होती रहेगी। लेकिन इस टाइप फर्स्ट के मरीज ने यह किया है कि वह जब इलाज दिया गया था तब तो रोजाना टाइम से इंसुलिन लगाता था। ध्यान दें, सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझें। डायग्नोस हुआ था, इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया था, तो शुरुआत में तो वो टाइम से ले रहा था, जिस टाइम पर बताया गया है, जितना डोज प्रेस्क्राइब्ड है वो उसी अमाउंट में ले रहा था। लेकिन अचानक से उस पेशेंट ने मिस द डोज ऑफ इंसुलिन कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आज मैंने 10 यूनिट प्रेस्क्राइब किया था और 10 यूनिट पेशेंट ने लगा भी दिया और पेशेंट टाइम से ले रहा है। क्लियर? रोजाना 10-10 यूनिट बताए गए समय पर लेता है तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी, शुगर भी कंट्रोल रहेगी, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि खुद का इंसुलिन नहीं बन रहा था तो कोई बात नहीं, जो बाहर से इंसुलिन दिया जा रहा है वो अगर सफिशिएंट अमाउंट में लिया जा रहा है, प्रॉपरली लिया जा रहा है, तो कोई सिम्टम नहीं आएंगे। रोजाना 10 यूनिट ले रहा था, लेकिन आज उसने कितना यूनिट लिया है? 0 यूनिट। 0 मतलब डोज ही मिस कर दिया है। अगर उसने मिस्ड डोज ऑफ इंसुलिन कर दिया है तो क्या कल जो इंसुलिन लिया था, क्या वो अभी भी उसकी बॉडी में काम कर रहा होगा? मान लेते हैं कि थोड़ा इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा तो कुछ घंटे तक तो काम कर रहा होगा, लेकिन अगर आज ये डोज बंद कर देता है तो क्या कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद उसकी बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जवाब होगा कि सर अब इंसुलिन लिया ही नहीं है, डोज को ही मिस कर दिया है, तो उसकी बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट हो सकता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट होगा तो फिर फैट ब्रेकडाउन होगा, फैट ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगे और कीटोन बॉडीज बनेंगे तो यहां पर एसिडोसिस जनरेट होने वाला है, जिससे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। तो पहला रीजन तो यह हो गया, पहला रिस्क फैक्टर तो यह हो गया कि पेशेंट ने इंसुलिन का डोज ही नहीं लिया था, इस वजह से पेशेंट में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो रहा है। अब दूसरा रीजन समझते हैं कि और क्या कारण हो सकता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने का। मींस अगर वह प्रेस्क्राइब्ड डोज को मिस नहीं करता है, 10 यूनिट बोला था, रोजाना 10 यूनिट ही इंसुलिन लेता है, क्या तब भी उस पेशेंट के अंदर किसी और प्रॉब्लम की वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है? तो जवाब होगा कि बिल्कुल हो सकता है। ऐसी दूसरी प्रॉब्लम क्या है वो समझें। अगर पेशेंट को उसके बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर इंफेक्शन हो गया है, ध्यान दें, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इंफेक्शन हो गया है तो यह इंफेक्शन भी उस पेशेंट के अंदर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉज करवा सकता है। अब इंफेक्शन डीके कैसे कॉज करवा सकता है, इस बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले उसको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए कि एक पेशेंट को 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन प्रेस्क्राइब्ड है। ध्यान से पूरे एग्जाम्पल को क्लियरली समझें तो आप क्लियर कर पाएंगे कि कैसे हमारा इंफेक्शन जो है वह डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉज करवा रहा है, बॉडी में एसिडोसिस जनरेट करवा रहा है। अब हुआ ये कि पेशेंट को 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन रोजाना प्रेस्क्राइब्ड था और पेशेंट ने हमेशा की तरह आज भी 10 यूनिट्स का इंजेक्शन लगाया है। मतलब इंजेक्शन के डोज लेने में कोई मिस्टेक हुई है? तो बिल्कुल नहीं हुई है। 10 यूनिट्स प्रेस्क्राइब्ड था और 10 यूनिट्स मरीज ने आज, पेशेंट ने आज एडमिनिस्टर भी कर लिया है। अब हुआ यह है कि पेशेंट को आज 10 यूनिट इंसुलिन तो लिया है, लेकिन आज पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम भी हो रही है। यूटीआई हो सकता है किसी भी कारण से हुआ हो, कि यूरिनरी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखा हो, तो हो सकता है उसको यूटीआई हो गया। यहां यूटीआई के लिए
डायबिटीज को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, हो सकता है किसी भी कारण से उसको यूटीआई हो गया। अब यूटीआई होने पर क्या होगा, पेशेंट ने 10 यूनिट लिया है और आज उसे यूटीआई है। अब यूटीआई हो जाने पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का मीनिंग जानते होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन और रेडनेस दिखने को मिलने वाली है। ये तो सभी जानते ही होंगे कि अगर यूटीआई हो गया है, अगर यूरिन में इंफेक्शन हो गया है, तो यूरेथ्रा जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, उसके अंदर रेडनेस और इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा। अब अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन आई है, तो ऐसे केस में क्या इन्फ्लामेशन को कम करने वाले हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होंगे? तो आंसर होगा कि बिल्कुल रिलीज होंगे। कि अगर यूटीआई हुआ है और यूटीआई से यूरेथ्रा के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, तो हमारी बॉडी के अंदर अब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाने वाले हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं। मींस इन्फ्लामेशन को कम करने वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे। क्या इन्फ्लामेशन को कम करने वाले हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं? तो बिल्कुल हैं। और वो हार्मोन कौन सा होता है? दैट इज द कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अंतर्गत आने वाला हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। तो यह हुआ कि जैसे ही यूटीआई हुआ तो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन होने से वहां पर कंपनसेशन के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स रिलीज हुए। एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन कौन सा रिलीज हुआ? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अपने आप में क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। और फिर हम ये जानते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन हमेशा क्या करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन सूजन को तो कम करते हैं, वह इन्फ्लामेशन तो रिड्यूस करवाते हैं, लेकिन यह इंसुलिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। ध्यान दें, यह इन्फ्लामेशन को तो कम करने में हेल्पफुल होंगे, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन का फंक्शन होता है कि यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़वाते हैं। तो क्या आज इस पेशेंट में यूटीआई हो जाने की वजह से क्या इसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ सकता है? तो आंसर होगा कि बिल्कुल बढ़ सकता है। यूटीआई का होना शुगर लेवल कैसे बढ़वा रहा है? तो इसके लिए आपको ये पूरा पाथवे समझना जरूरी है। यूटीआई हुआ तो कहां दिक्कत हुई? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में क्या दिक्कत हुई? इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन हो गया तो कौन हार्मोन बचाव में आया? जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है वो बचाव में आया। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कौन रखता है? तो कॉर्टिसोल रखता है। और कॉर्टिसोल इन्फ्लामेशन को कम करवाने के साथ साथ क्या करवाता है? हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज करवाता है। अब ये बताइए, एक पेशेंट जो कि नॉर्मल रूटीन जीवन जी रहा था और नॉर्मल डाइट ले रहा था, हमारे द्वारा इंजेक्ट किया गया 10 यूनिट उसके एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए सफिशिएंट था। मींस 10 यूनिट लगा रहे थे तो उसका मान लिया जाए कि एक दिन का काम चल जाता था। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर इस पेशेंट में आज यूटीआई हुआ है और यूटीआई से अगर शुगर का लेवल बढ़ा है, तो क्या आज 10 यूनिट जो है वो पूरे दिन चलेगा या बीच में खत्म हो जाएगा? ध्यान से पॉइंट को समझें। अगर नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट था, 10 यूनिट्स दिन में चाहिए था, 10 यूनिट्स लगा दिया तो पूरे दिन भर उसका काम चल जाता था, शुगर कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज यूटीआई हो जाने से उसमें शुगर का लेवल बढ़ गया है। क्या आज इस बढ़े हुए शुगर को मैनेज करने के लिए इतना 10 यूनिट इंसुलिन पूरे दिन चल जाएगा या दोपहर तक ही खत्म हो जाएगा? तो जवाब यही होगा कि सर, अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसे मैनेज करने में ये सारा इंसुलिन यूटिलाइज हो जाएगा। अब आती है बात कि अगर इस हाइपरग्लाइसीमिया में वो सारा जो इंसुलिन हमने दिया था 10 यूनिट, वो अगर दोपहर तक ही खत्म हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो क्या शाम के टाइम पर, क्या लेटर ड्यूरेशन के दौरान क्या उसकी बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट हो सकता है? तो जरूर हो सकता है। ध्यान दें, इस पेशेंट ने इंसुलिन का डोज मिस नहीं किया था, फिर भी इसमें इंसुलिन एब्सेंट कैसे हो गया?
तो जवाब होगा कि सर इस पेशेंट में इन्फेक्शन की वजह से शुगर लेवल बढ़ा और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से इंसुलिन की डिमांड बढ़ी और इंसुलिन की डिमांड के हिसाब से आज लिया गया 10 यूनिट इनसफिशिएंट था, जो कि आधे दिन में ही खत्म हो गया और फिर अब उस पेशेंट के अंदर इंसुलिन एब्सेंट वाली कंडीशन क्रिएट होगी और इंसुलिन एब्सेंट होगा तो फिर क्या होगा, फिर फैट ब्रेकडाउन होगा और फैट ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगे और कीटोन बॉडीज बनेंगे तो कीटो एसिडोसिस जनरेट होने वाला है। तो इसका मतलब या तो डोज नहीं लिया जाए या फिर डोज लेने के बावजूद अगर डोज की डिमांड ज्यादा हो जाए तब इन दोनों केसेस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया तो उस पेशेंट में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, असेसमेंट फाइंडिंग क्या दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग के बारे में। असेसमेंट फाइंडिंग सिंपल सा पॉइंट है, यही याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन का डोज कम पड़ गया है या फिर नहीं लिया है। इंसुलिन का डोज मिस कर दिया है या कम पड़ गया है, अगर इंसुलिन बॉडी में कम है तो क्या सिम्टम आएंगे, तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि सर इस पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होने वाला है। अब हाइपरग्लाइसीमिया का रीजन तो पता होगा कि अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं लिया गया तो वह सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा और सेल्स में नहीं जाएगा तो ब्लड में ही रहेगा और ब्लड में ही रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होने वाला है। अब बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा क्या होगा, तो इस पेशेंट में शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से शुगर जो है वह यूरिन के अंदर निकलने लगेगा, ग्लाइकोश्यूरिया देखने को मिलने वाला है। ग्लाइकोश्यूरिया अगर होगा, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज जाएगा तो जाता हुआ ग्लूकोज साथ में क्या लेकर जाएगा, तो साथ में वाटर लेकर जाएगा, जिससे पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया जनरेट होगा। अगर बहुत ज्यादा पानी का लॉस होगा तो पेशेंट को प्यास लगने वाली है, जिससे पेशेंट के अंदर पॉलीडिप्सिया देखने को मिलने वाला है। तो ये जो डायबिटीज के सिम्टम है, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम थे डायबिटीज मेलाइटस के, वो सिम्टम वापस आना शुरू हो जाएंगे कि जो प्रॉब्लम पेशेंट में पहले थी कि इंसुलिन नहीं बन रहा था, वैसा ही हमने अचानक कर दिया कि इंसुलिन का डोज बंद कर दिया, तो आज भी पेशेंट के शरीर में इंसुलिन एब्सेंट हो गया है, जिससे शुगर बढ़ा, शुगर यूरिन में निकलने लग गया, जिससे यूरिन का अमाउंट बढ़ गया और पेशेंट को अधिक प्यास लगने वाली है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। नोजिया वॉमिटिंग का रीजन समझें कि पेशेंट के अंदर जब शुगर लेवल बहुत बढ़ने लगता है, फैट का ब्रेकडाउन होने लगता है, कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं, तो ऐसे केस में पेशेंट को अंदर थोड़ा जी घबराना, वॉमिटिंग जैसा होना, ये कॉमन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो हमने नोजिया वॉमिटिंग सिम्टम लिखा। नोजिया वॉमिटिंग डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम नहीं है कि डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है उसमें हमेशा वॉमिटिंग होती रहे, हमेशा जी घबराता रहे, वैसा नहीं होता है। अचानक से डोज बंद कर देने पर जब ये अचानक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे और साथ ही साथ जब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगा, उस वजह से पेशेंट में नोजिया और वॉमिटिंग जनरेट होने वाला है। अब बात करते हैं नोजिया वॉमिटिंग के अलावा क्या होगा, तो इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझने के लिए हमें पूरा जो स्टार्ट में हमने पाथवे डिस्कस किया था वो याद होना जरूरी है। और पाथवे ये था कि टाइप है, इंसुलिन एब्सेंट था तो फैट का ब्रेकडाउन हुआ और फैट का ब्रेकडाउन होने से कीटोन बॉडीज बने और कीटोन बॉडीज के बॉडी में इकट्ठा हो जाने से एसिडोसिस जनरेट होता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस का नाम देने वाले हैं। तो छठा सिम्टम हो गया हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन क्रिएट होगा। अब डिहाइड्रेशन क्रिएट होने का क्या रीजन हो सकता है, तो डिहाइड्रेशन का रीजन यह है कि पेशेंट में एक तो पॉलीयूरिया है, मींस एक्सेसिव यूरिन पास हो रहा है, प्यास भी लग रही है, लेकिन उतना अधिक मात्रा में अगर सफिशिएंट पानी नहीं पी पाया तो फिर डिहाइड्रेशन में जाने के चांसेस हैं। दूसरा, पॉलीयूरिया के अलावा पेशेंट में वॉमिटिंग भी हो रही है। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उससे भी पानी का लॉस हो रहा है, तो यह भी एक डिहाइड्रेशन का रीजन हो सकता है। देन बात करते हैं
डिहाइड्रेशन का एक और भी रीजन होता है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में सिम्टम के तौर पर देखने को मिलता है, वो होता है कुस्मोल्स रेस्पिरेशन। कुस्मोल्स रेस्पिरेशन। अब कुस्मोल्स रेस्पिरेशन क्या है, इसका मतलब समझें। कुस्मोल्स रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक ऐसा रेस्पिरेटरी पैटर्न जिसमें ब्रीदिंग जो होती है वह डीप और रैपिड रेस्पिरेशन होने लगता है, उसे हम कुस्मोल्स ब्रीदिंग या कुस्मोल्स रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर नाम से कंफ्यूज ना हो, कुस्मोल्स नाम जो रखा गया है वो किसी साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखा गया है। यहां कुस्मोल्स रेस्पिरेशन में होता क्या है वो समझें। इस पेशेंट के अंदर बहुत ही डीप और रैपिड रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। श्वास बहुत गहरी चलने लगती है और बहुत तेज चलने लगती है। मींस रेस्पिरेशन बहुत डीप रेस्पिरेशन भी लेगा और बहुत तेजी से रेस्पिरेशन लेने वाला है। इस डीप और रैपिड रेस्पिरेशन को ही हम कुस्मोल्स रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस पेशेंट में ऐसा हुआ क्यों। हम बात तो कर रहे थे इंसुलिन की, फैट ब्रेकडाउन की, कीटोन बॉडीज के बनने की और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। इसका ब्रीदिंग अफेक्ट क्यों हो गया, उसे श्वास जो है वो डीप और रैपिड क्यों हो गया, उसके पीछे रीजन समझें। आपने जब एसिड बेस बैलेंस पढ़ा होगा, ध्यान दें, आपने अगर एसिड बेस बैलेंस पढ़ा हो तो एसिड बेस बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट यह होता है कि जब किसी पेशेंट में कोई एसिड बेस डिस्टरबेंस होता है तो बॉडी उसका कंपनसेशन करने की भी हमेशा कोशिश जरूर करती है। लेकिन कोशिश का यह कॉन्सेप्ट होता है कि अगर प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म के अंदर जनरेट हुई है तो उसे ठीक करने वाला होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ध्यान दें पॉइंट पर, अगर प्रॉब्लम मेटाबॉलिक प्रकार की होगी तो उसका कंपनसेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, और अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेशन की वजह से क्रिएट हुई है, जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस, अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेशन की वजह से जनरेट हुई है तो उसका कंपनसेशन बॉडी का मेटाबॉलिज्म करने वाला है। मींस जिसमें प्रॉब्लम है तो दूसरा बचाव के लिए आने वाला है। अब यहां पर इस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है वो सोचें। प्रॉब्लम है एसिडोसिस, लेकिन किसकी, मेटाबॉलिज्म की या रेस्पिरेशन की? तो हमने लिखा है कि यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। तो अब बताइए, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो क्या बॉडी कंपनसेट करेगी? तो जवाब होगा कि बिल्कुल कंपनसेट करेगी। तो बताइए कंपनसेशन के लिए कौन आएगा? तो कंपनसेशन के लिए अगर प्रॉब्लम ही मेटाबॉलिज्म में है तो कंपनसेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आने वाला है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना चाहिए? अगर इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करना है या कंपनसेट करना है, इस एसिड को शरीर में कम करना है, तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना चाहिए? एसिड को बचा के रखना चाहिए या एसिड को अधिक से अधिक बाहर निकालना चाहिए? तो जवाब यही होगा कि सर अगर एसिडोसिस है और ठीक करना चाहते हैं तो एसिड को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल बाहर निकालना चाहिए। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एसिडिक कंटेंट क्या है, ऑक्सीजन या कार्बन ऑक्साइड? तो आपका जवाब यही होगा कि सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो CO2 होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। आपने ये एसिड बेस बैलेंस में जरूर पढ़ा होगा। तो हमारी CO2 जो है वो एसिडिक नेचर की है और हम चाहते हैं कि एसिड को अधिक से अधिक बाहर निकाल दें। एसिड मतलब CO2, तो CO2 को अगर अधिक से अधिक बाहर निकालना है तो फिर रेस्पिरेशन कैसा होना चाहिए? हम अधिक CO2 बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कम बार ब्रीदिंग करनी चाहिए या तेज तेज ब्रीदिंग करनी चाहिए? तो जवाब यही होगा कि अगर हम उसमें CO2 को मैक्सिमम बाहर निकालना चाहते हैं तो हम बहुत गहरी सांस लेंगे और बहुत तेज तेज रेस्पिरेशन करने वाले हैं, दैट इज डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। और इसी कंपनसेटरी ब्रीदिंग को कुस्मोल्स रेस्पिरेशन का नाम दिया है और यह मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंपनसेशन के तौर पर देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर याद रखें, कुस्मोल्स ब्रीदिंग केवल डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का ही सिम्टम नहीं है। हम जो DKA टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुस्मोल्स रेस्पिरेशन इसी टॉपिक का सिम्टम नहीं है। तो फिर किसका सिम्टम है? कुस्मोल्स रेस्पिरेशन इज द सिम्टम ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जितने भी कारण जानते हैं, चाहे वो रीनल फेलियर हो, चाहे वो किसी एसिड का पॉइजनिंग हो गया हो,
किसी भी कारण से अगर बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उन सभी पेशेंटों के अंदर सिम्टम के तौर पर कुस्मोल्स ब्रीदिंग जरूर देखने को मिलने वाला है। तो यहां ध्यान दें, कुस्मोल्स ब्रीदिंग डायबिटीज की वजह से नहीं हुआ है, इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हुआ है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए हमारा ब्रीदिंग जो है बहुत तेज और बहुत डीप होने लगता है। इसी को हम कुस्मोल्स रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं अगले सिम्टम के बारे में। कुस्मोल्स रेस्पिरेशन के बाद में अगला सिम्टम होता है दैट इज एसीटोन ब्रीथ। इस डीकेए के मरीज में हमें एसीटोन ब्रीथ भी देखने को मिलेगा। अब एसीटोन ब्रीथ का मतलब समझें। एसीटोन जो है इट इज ए कीटोन बॉडी। ध्यान दें, हमने शुरू से हम बोलते आए हैं कि इस पेशेंट में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, तो यहां एसीटोन जो है वो एक प्रकार कीटोन बॉडीज है। अब बात आती है कि एसीटोन कहां जा रहा है। जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, शरीर में कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लग गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो बॉडी उन कीटोन बॉडीज को शरीर से बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने की कोशिश करेगी। अब कीटोन बॉडीज को एक्सक्रीट आउट करने के दो ही माध्यम हैं, दो ही रास्ते, तो दो ही पाथवे हो सकते हैं। पहला, या तो यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट करें, और दूसरा एक्सहेल्ड एयर जो होती है, जो आप एक्सपिरेशन के दौरान बाहर जो हवा निकालते हैं, उस एयर के अंदर भी वह कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। तो बॉडी यूरिन के माध्यम से तो कीटोन बॉडीज को एक्सक्रीट करता ही है, साथ ही साथ वह एक्सपायर्ड एयर के माध्यम से, मींस जो एक्सहेल करते हैं आप, उसके माध्यम से भी कीटोन बॉडीज को शरीर से बाहर भेजता है। और जब वो कीटोन बॉडीज जो हैं वो हमारे एक्सपिरेशन के माध्यम से एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकलते हैं, तो उस एसीटोन के प्रेजेंट होने की वजह से हमें फ्रूटी स्मेल देखने को मिलती है। और इसी फ्रूटी स्मेल के होने को हम एसीटोन ब्रीथ के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसीटोन ब्रीथ क्या है, इसमें क्या फाइंडिंग मिलती हैं। तो एसीटोन ब्रीथ के अंदर हमें फ्रूटी स्मेल देखने को मिलने वाला है। एसीटोन ब्रीथ में फ्रूटी स्मेल होता है। अब ये एसीटोन ब्रीथ में एसीटोन कहां से आया? तो एसीटोन कीटोन बॉडी था जो कि ब्लड में एक्सेसिव हो गया था, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ने उस एसीटोन को पकड़कर एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश की, और एक्सपायर्ड एयर में वो प्रेजेंट रहता है, और इसी वजह से पेशेंट में फ्रूटी स्मेल देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो ये हो गया एसीटोन ब्रीथ, जिससे कि फ्रूटी स्मेल यह एक सिम्टम देखने को मिलेगा। तो कुस्मोल ब्रीदिंग और एसीटोन ब्रीथ अलग अलग है। कुस्मोल ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, और एसीटोन ब्रीथ का मतलब होता है एक्सपायर्ड एयर में पके हुए फल की तरह स्मेल आना, फ्रूटी स्मेल आना, उसे हम एसीटोन ब्रीथ के नाम से जानते हैं। और फ्रूटी स्मेल क्यों आई? ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज थ्रू द रेस्पिरेशन। क्लियर? तो ये हो गया एसीटोन ब्रीथ। अगले सिम्टम की बात करते हैं। अगला 10th सिम्टम देखने को मिल सकता है दैट द पेशेंट कैन गो इनटू द कंडीशन ऑफ शॉक। अब आती है बात कि पेशेंट शॉक में क्यों जा रहा है। शॉक में जाने का मतलब यह है कि पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हाइपोटेंशन कॉज हो रहा है। तो बाकी सभी सिम्टम का तो हमने रीजन डिस्कस किया। बाकी सभी सिम्टम मींस अब तक हमने पहले जो 9 सिम्टम लिखे थे उन सबके तो हमने रीजन पढ़े। इंसुलिन एब्सेंट था तो शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो यूरिन में निकलने लग गया, यूरिन में गया तो पानी को साथ में लेके गया जिससे पॉलीयूरिया हो गया, पानी की शरीर में कमी होने से प्यास लगने लग गई जिससे पॉलीडिप्सिया हो गया, पेशेंट में कीटोन बॉडीज बढ़ने की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होने लग गया, कीटोन बॉडीज बढ़ने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, पेशेंट में डिहाइड्रेशन होने लग गया। डिहाइड्रेशन क्यों हो गया? एक तो यूरिन में वाटर का लॉस हो रहा है, दूसरा वॉमिटिंग में हो रहा है, और तीसरा आप इनसेंसिबल वाटर लॉस को भी याद रख सकते हैं। ध्यान दें, शरीर में डिहाइड्रेशन के ये 2 कारण तो आपके सामने साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक तो बहुत अधिक यूरिन पास हो रहा है, एक वॉमिटिंग से पानी का नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पर आपको इस बात पर भी फोकस करना होगा कि जब पेशेंट के अंदर डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन होगा तो उसकी बॉडी में इनसेंसिबल वाटर लॉस भी बढ़ रहा है।
इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब होता है जहां पर पानी नुकसान होता हुआ दिखाई न दे। क्या हम एक्सपायर्ड एयर, जितना अधिक श्वास लेते हैं, क्या हमारे एक्सहेल्ड एयर के द्वारा भी हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, जिसे हम इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं। तो इस रेस्पिरेशन की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, और जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी जब होगी, तो ऐसे केस में पेशेंट में हाइपोटेंशन हो सकता है और पेशेंट शॉक वाली कंडीशन में जा सकता है। क्लियर? और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट तौर पर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस जो देखने को मिलता है वो होता है हाइपोकैलेमिया। अब ध्यान दें कि यह हाइपोकैलेमिया क्यों हुआ। तो हाइपोकैलेमिया का रीजन है कि पेशेंट में एक तो पॉलीयूरिया है, मींस बहुत अधिक यूरिन पास हो रहा है, और दूसरा वॉमिटिंग है। इन दोनों ही रास्तों से बॉडी से पोटेशियम का लॉस होता है। कौन कौन से? एक तो हमने कहा कि पॉलीयूरिया हो रहा है, इससे भी पोटेशियम का लॉस होगा बॉडी से, यूरिन के माध्यम से पोटेशियम बाहर निकलेगा। और दूसरा वॉमिटिंग हो रही है, हमारे जीआईटी कंटेंट के अंदर भी पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। जब वॉमिटिंग होगा तो जीआईटी ट्रैक्ट के सीक्रीशंस का लॉस होगा, जिससे पोटेशियम का नुकसान होगा और पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया कॉज हो सकता है। तो इस वजह से शरीर से पोटेशियम का एक्सेसिव लॉस होने की वजह से हाइपोकैलेमिया कॉज हो सकता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर हमने एसिडोसिस लिखा है तो फिर पोटेशियम का लेवल तो बढ़ना चाहिए था। मैं जिन्होंने वह एसिडोसिस और पोटेशियम का लॉजिक पढ़ा है वो भी एक बार देख लें। अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर पोटेशियम भी है, H+ आयन भी है, और ये अगर हमारी सेल्स हैं तो सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर आयन के तौर पर पोटेशियम होता है। ब्लड में भी सीरम पोटेशियम लेवल एक निश्चित रेंज में रहता है, और सेल के अंदर भी पोटेशियम प्रेजेंट है, जिसे हम इंट्रासेल्युलर आयन के नाम से जानते हैं। जब एसिडोसिस होता है तो H+ आयन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। H+ मतलब एसिड। तो जब एसिडोसिस होता है तो H+ आयन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो फिर आपने ये पढ़ा होगा कि बॉडी कंपनसेट करने के लिए, मींस इस एसिड को कम करवाने के लिए, इस H+ आयन को तो सेल के अंदर भेज देता है। मींस इस H+ आयन को तो सेल के अंदर भेज देता है, और बदले में सेल के अंदर पड़ा हुआ पोटेशियम बाहर आ जाता है। इसका मतलब जब भी एसिडोसिस होगा तो H+ आयन तो सेल में जाएंगे और सेल के अंदर के पोटेशियम आयन बाहर आएंगे। अगर ऐसा है तो फिर ब्लड में पोटेशियम बढ़ना चाहिए था। ध्यान दें, अगर ऐसा है तो ब्लड में पोटेशियम बढ़ना चाहिए था। अन्य एसिडोसिस के मरीज में बढ़ता भी है। मींस ये जो रास्ता बताया गया है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा अन्य जब एसिडोटिक मरीज होते हैं उनके अंदर ऐसा H+ सेल में जाता है और सेल का पोटेशियम बाहर आता है, तो खून में पोटेशियम बढ़ता भी है। लेकिन हमारे यहां क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि यहां से खून के अंदर से पोटेशियम का लॉस भी खूब हो रहा है। कौन से रास्तों से? एक यूरिन से और एक वॉमिटिंग से। इस वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया होगा। तो यहां कंफ्यूज ना हो कि सर हमने जहां भी एसिडोसिस पढ़ा था वहां तो पोटेशियम बढ़ा हुआ ही दिख रहा था। क्यों दिख रहा था यह भी यहां पर हमने समझा दिया कि जब भी आपने एसिडोसिस पढ़ा तो कंपनसेशन के दौरान एसिड तो सेल में गया और सेल का पोटेशियम बाहर आया, इसलिए खून में पोटेशियम बढ़ता है। लेकिन हमारे इस पेशेंट में बॉडी से पोटेशियम बाहर ही बाहर जा रहा है यूरिन में और उसकी वॉमिटिंग कंटेंट में। इस वजह से पेशेंट में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलने वाला है। ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसलिए है क्योंकि हमारा पेशेंट जो है वह शॉक में चला जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, बीपी गिरने लगता है। इस वजह से ये पेशेंट जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मानी जाती है। तो अब तक हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर काफी कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। क्या क्या हमने डीके के अंतर्गत डिस्कस किया वो समझें। हमने डायबिटिक कीटोसिडोसिस में पहला पॉइंट तो ये लिखा कि यह टाइप 1 के मरीजों में होता है। टाइप 1 में क्या होता है? इंसुलिन एब्सेंट होता है, जिससे फैट का ब्रेकडाउन होगा, और फैट का ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडीज बनेंगे, और कीटोन बॉडीज बनेंगे तो एसिडोसिस होगा।
देन हमने उसके रिस्क फैक्टर की बात कही कि क्या क्या रीजन है इस पेशेंट में इंसुलिन एब्सेंट होने के और डीके होने के। तो पहला रीजन था मिस्ड डोज ऑफ इंसुलिन, कि अगर इंसुलिन का डोज ही मिस कर दिया है तो यह एक रीजन हो सकता है इंसुलिन एब्सेंट होने का। और दूसरा है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन हो जाने पर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हो जाने पर पेशेंट ने प्रेस्क्राइब्ड डोज तो लिया है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन की ज्यादा डिमांड होती है, और उतना अगर ज्यादा डिमांड में नहीं लिया गया तो फिर इंसुलिन कम पड़ सकता है, जिससे पेशेंट डीके के अंदर जा सकता है। तो यह भी याद रखें कि यूटीआई इज द मोस्ट कॉमन रीजन इन द डायबिटिक पेशेंट फॉर द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मींस जितने भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट आते हैं उनमें मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो उनमें मोस्ट कॉमन रीजन इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन भी कौन सा वाला, यूटीआई इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो शुगर का बढ़ना, ग्लाइकोशूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन, कुस्मोल्स रेस्पिरेशन, एसीटोन ब्रिथ, इसके अलावा पेशेंट का शॉक में चला जाना, हाइपोकैलेमिया होना, ये सभी सिम्टम आज हमने पढ़े डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। साथ ही इनके रीजन भी डिस्कस किए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डीके को कंप्लीट करेंगे। डीके के अंदर आगे हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, मींस डायग्नोस्टिक मेजर्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने चाहिए डीके के पेशेंट्स के लिए, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? धन्यवाद।